जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज 9 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। इनमें से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। आप जानते हैं उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के आधार पर, यानी याद रखना है उर्वरकों में उपस्थित पोषक तत्वों की प्रकृति के आधार पर उर्वरकों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जैसे नाइट्रोजनीय उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक, पोटाश उर्वरक। ठीक है। अब नाइट्रोजनीय उर्वरक होता क्या है? तो वैसे उर्वरक जो मिट्टी में नाइट्रोजन को आपूर्ति करते हैं, याद रखिएगा, वैसे उर्वरक जो मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं उन्हें नाइट्रोजनीय उर्वरक कहा जाता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजनीय उर्वरक है, यूरिया नाइट्रोजनीय उर्वरक है, अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजनीय उर्वरक है, लेकिन सुपर फास्फेट जो है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट आप देख रहे हैं फॉस्फेट है यानी फॉस्फोरस होगा इसमें, तो ये फॉस्फेटिक उर्वरक है। ठीक है, समझ में आया। पूछा है इनमें से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट जो है फॉस्फेटिक उर्वरक है। क्या है? फॉस्फेटिक उर्वरक है। तो याद रखना है सुपर फॉस्फेट फॉस्फेटिक उर्वरक है। सुपर फॉस्फेट सुपर फॉस्फेट फॉस्फेटिक उर्वरक है, याद रखेंगे। अब नाइट्रोजनस उर्वरक में आपको याद रखना है अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट क्या है, याद रखना है नाइट्रोजनीय उर्वरक है। अगर आपसे पूछे अमोनियम सल्फेट के बारे में, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला आपको याद रखना है। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है NH4 याद रखिएगा। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजनीय उर्वरक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूरिया के बारे में कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। याद रखना है यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, याद रखना है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, याद रखेंगे। और यूरिया नाइट्रोजनीय उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यूरिया जो है नाइट्रोजनस उर्वरक है, याद रखिएगा। अमोनियम नाइट्रेट देखिए यहाँ पे नाइट्रेट है, तो यह भी नाइट्रोजनीय उर्वरक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट जो है फॉस्फेटिक उर्वरक है। वैसा उर्वरक जो मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं उसे फॉस्फेटिक उर्वरक कहा जाता है, याद रखिएगा। वैसे उर्वरक जो मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं उन्हें फॉस्फेटिक उर्वरक कहा जाता है, जैसे सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है? फॉस्फेटिक उर्वरक है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, द एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच। परम शून्य ताप वह स्थिति है जिस पर, आंसर करेंगे परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर ऑप्शन नंबर ए गैस में आणविक गति बंद हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी पानी जम जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी गैसें तरल हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी सभी गैसें सॉलिड हो जाती है। तो कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर, आंसर करेंगे। तो आप जानते हैं परम शून्य ताप कितना होता है, तो याद रखना है परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री, बोल सकते हैं -273.3
पॉइंट में है 15 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप ऐसे ही डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछे परम शून्य ताप कितना होता है, परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। और परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैसों की आणविक गति बंद हो जाती है। तो याद रखना है, एक चीज याद रखना है आपको कि परम शून्य ताप क्या होता है, निम्नतम ताप है। निम्नतम ताप, किसी भी पदार्थ का निम्नतम ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, जिसे परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। और परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैस में आणविक गति बंद हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। और ये किसके बराबर होता है, अगर आपसे केल्विन में पूछ दे तब आप आंसर क्या करेंगे, ठीक है। तो परम शून्य ताप का मान हो गया -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में से क्या कहा जाता है, 0 केल्विन। समझ में आया, तो याद रखना है 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम लोग बोल सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है 0 केल्विन भी होता है, परम शून्य ताप का मान क्या होता है, 0 केल्विन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसा सवाल पूछे वैसा आंसर करना है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 के दोनों बराबर होता है। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा देखिएगा। आपसे पूछेगा कि जल जमता है, जल जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है, कितना केल्विन पे जमता है, ठीक है। तो आपको बताना है, बताइए जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो आप जानते हैं जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में निकालने बोले तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और अगर केल्विन में निकालने बोलेगा तो 273 केल्विन। समझ में आया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन बराबर होता है, ठीक है। तो जल जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 273 केल्विन, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कमरे का सामान्य ताप, कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, आपको पता है कमरे का सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है, बताएंगे कमरे का सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो कमरे का सामान्य ताप याद रखना है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको केल्विन में बोला जाए तो 273 केल्विन, 300 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सी था। तो 273 केल्विन प्लस 27 डिग्री, 27 केल्विन जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 300 केल्विन के बराबर होता है। और फ़ारेनहाइट में आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो कमरे का सामान्य ताप कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, याद रखिएगा। और हमारे शरीर का तापमान पूछेगा तो शरीर का तापमान आपको पता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कितना डिग्री केल्विन होता है, और कितना केल्विन होता है, कितना फ़ारेनहाइट होता है और कितना सेल्सियस में होता है। तो आप जानते हैं शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बराबर कितना के होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये बराबर किसके होता है, कितना केल्विन के, 310 केल्विन। तो हमारे शरीर का ताप कितना केल्विन होता है, तो याद रखना है हमारे शरीर का ताप 310 केल्विन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जल उबलता कितना डिग्री सेल्सियस पे है, तो सभी को पता होगा जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलता है। तो आपसे फ़ारेनहाइट पूछ सकता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट। याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में बात किया जाए तो 373 केल्विन। समझ में आया, तो बस यही चीज़ को याद रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 373 केल्विन, ठीक है। तो परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे। और परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर सभी गैसों की आणविक गति जो होती है बंद हो जाती है, याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, 13वें अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आंसर कीजिएगा, 13वें अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम और गैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पानीपत। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा 13वें अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम और गैस सम्मेलन
पेट्रोटेक 2019 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2019 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो आंसर करेंगे, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वर्ष 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तीजन बाई, ऑप्शन नंबर बी अनिल कुमार मनी भाई नाइक, ऑप्शन नंबर सी बलवंत मोरेश्वर पुरंडारे, ऑप्शन नंबर डी सुखदेव सिंह ढींढसा। तो आंसर कीजिएगा, वर्ष 2019 में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो आंसर क्या होगा? देखिए, तीजन बाई को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अनिल कुमार मनी भाई नायक को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2019 में, और बलवंत मोरेश्वर पुरंडारे, ठीक है, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तो याद रखना है, वर्ष 2019 में तीजन बाई, अनिल कुमार मनी भाई नाइक और बलवंत मोरेश्वर पुरंडारे जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अगला सवाल, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था? आंसर करेंगे, द थीम ऑफ 15th प्रवासी भारतीय दिवस इज। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखना है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नव भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी सपनों का भारत और प्रवासी, ऑप्शन नंबर सी प्रवासी और नवनिर्मित भारत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर करेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नव भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका। तो याद रखिएगा, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था रोल ऑफ माइग्रेंट्स इन द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिया। नव भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था नव भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला सवाल, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? आंसर करेंगे, मुद्रा बैंक हैज़ बीन लॉन्च्ड टू हेल्प। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए लागू किया गया? तो आंसर करेंगे, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए लागू किया गया? तो सही आंसर क्या होगा बताएं, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए लागू किया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए स्मॉल बिजनेस, लघु कारोबार को सहायता देने के लिए, लघु कारोबार को सहायता देने के लिए मुद्रा बैंक शुरू की गई। तो मुद्रा बैंक लघु कारोबार को सहायता देने के लिए शुरू किया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित कौन करता है? सिंपल सा सवाल है, आंसर करेंगे, इनमें से कौन भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी IRDA। ठीक है, भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित कौन करता है? IRDA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी किसका फुल फॉर्म होता है? IRDA का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मुख्य काम क्या होता है? बीमा को नियंत्रित करना। याद रखिएगा, बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है IRDA। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी IRDA बीमा कारोबार को कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए RBI का स्थापना कब किया गया आपको पता है? तो आप बताएंगे RBI की स्थापना कब की गई? तो आप जानते हैं RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। याद रखना है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको पता होगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 14 साल बाद हुआ था। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखना है आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो है कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, 14 साल के बाद हुआ और 1 जनवरी के दिन हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। ठीक है, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, याद रखिएगा। और आपको पता होगा आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे था आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कहाँ था और वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता में था और वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो याद रखना है आरबीआई का वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई और पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता। ठीक है, आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता में था और आरबीआई का वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है आरबीआई का काम क्या होता है। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक एवं साख नीति तैयार करता है, याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आपको पता होगा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। याद रखना है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो याद रखना आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। समझ में आया? आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तब आप आंसर करेंगे सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। देखिए इनका नाम से ही पता चल रहा है, देश लिखा हुआ है ना। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। और याद रखना है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे एक सवाल और याद रखना है कि रिजर्व बैंक का लोगो में किस चीज़ का चित्र अंकित है? आपको बताना है आरबीआई का लोगो में क्या अंकित है, किसका चित्र अंकित है? आरबीआई का लोगो में किस चीज़ का चित्र अंकित है, आपको पता है? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र अंकित है। किसका? रॉयल बंगाल टाइगर। याद रखिएगा आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र अंकित है। तो ये सवाल पूछा गया है आरबीआई के लोगो में किस चीज़ का चित्र अंकित है? तो रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र अंकित है आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई के लोगो में। ठीक है, आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र अंकित है, याद रखेंगे। अब अगला ऑप्शन देखते हैं सेबी। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। हिंदी में पूछेगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। याद रखना है सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, या और विनिमय बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है सेबी का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा सेबी का स्थापना कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सेबी का स्थापना कब हुआ? तो याद रखना है सेबी की जो स्थापना है 1988 ईस्वी में हुई थी। कब? 1988। कितना तारीख था? 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1988। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिएगा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था और आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सेबी का स्थापना किया गया। तो याद रखिएगा सेबी का स्थापना क्यों किया गया? तो आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि को बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई, याद रखिएगा। एक सवाल और बहुत अच्छा बनता है कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? आपको बताना है सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? वैधानिक दर्जा कब दिया गया?
ठीक है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश पारित करके 30 जनवरी 1992, ठीक है, 30 जनवरी 1992 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो सेबी का स्थापना कब हुआ? सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ और सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश लाकर सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखेंगे। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? भारत में कौन बीमा कारोबार को कंट्रोल करता है? तो IRDA। IRDA भारत में बीमा कारोबार को कंट्रोल करता है। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें और लाभ उठा सकें। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें संबोधित करते हैं? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द। आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन लेटर किन्हें सौंपते हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल है कि लोकसभा स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर किन्हें सौंपते हैं। तो आंसर करेंगे, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, याद रखेंगे। और उपाध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपता है? अध्यक्ष को। तो दोनों एक दूसरे को सौंपते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख सकते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे सौंपते हैं? उपाध्यक्ष किसे सौंपते हैं? उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपते हैं, याद रखेंगे। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, याद रखेंगे। और आपको लोकसभा के बारे में पता है कि लोकसभा, अगर आपसे पूछेगा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 में वर्णित है। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में गठित है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का संरचना बताया गया है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपको पता होगा लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और आपको बताना है, एक सवाल और याद रखना है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 126वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा क्या है? इसके द्वारा कहा गया है कि मतलब इसके द्वारा जो पहले जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो व्यक्ति चुना जाता था उसके प्रावधान को हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में नाम निर्देशित द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। याद है ना आपको कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था और इस प्रावधान को हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होगा लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितना सीट चाहिए? तो लोकसभा को बैठक के लिए दिए गए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। यानी कोरम कितना होना चाहिए? टोटल सदस्य का 1/10 लोकसभा में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य जो है उपस्थित होगा तो ही बैठक हो पाएगा। समझ में आया? जिसको हम लोग कोरम कहते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो आंसर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो सबसे आसान सवाल है, यानी आपसे पूछ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना
ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखेंगे। और आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पहला सत्र कहाँ पे हुआ था? आपको याद रखना है, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो है बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, तो 1885 ईस्वी का जो बम्बई अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा 1885 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नाम देखिए आप, बदरुद्दीन तैयब जी। आपको बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में क्या याद रखना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये कब बने थे आपको पता होना चाहिए, 1887 का मद्रास अधिवेशन। तो याद रखना है 1887 का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1887 का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? INC के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो आप आंसर क्या करेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, समझ में आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूछेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। और दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, क्योंकि 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो याद रखना 1886 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को याद रखेंगे। और आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द किसने दिया, कांग्रेस नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? INC के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन सा सेशन था आपको पता है? तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, तो याद रखना है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। जॉर्ज यूले इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1885 में बम्बई अधिवेशन हुआ, याद रखना है। 1885 में पहला सत्र हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। और 1886 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें और लाभ उठा सकें। अगला सवाल, डेप्रिसिएशन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ। मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो आंसर कीजिएगा, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? ऑप्शन नंबर ए फाइनल गुड्स, ऑप्शन नंबर बी मशीनरी, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी वस्तु सूची का स्टॉक।
तो मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? आसान सवाल है, आंसर करेंगे मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है। तो याद रखना है मूल्यह्रास जो होता है मशीनरी के मूल्य की हानि है। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है? मशीनरी के मूल्य में हानि जो होता है वो मूल्यह्रास है। तो आपका आंसर हो गया मूल्यह्रास मशीनरी के मूल्य की हानि है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपको आंसर करना है व्हाट इज द मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमेरीली फेमस फॉर। ठीक है, प्राइमेरिटी लिखा है, प्राइमेरिटी फेमस फॉर। तो आंसर कीजिएगा कुतुब मीनार के पास स्थित है क्या? कुतुब मीनार के पास स्थित है मेहरौली पिलर। और ये क्यों फेमस है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, ऑप्शन नंबर बी स्किलफुल स्टोन कटिंग के कारण, मतलब पत्थर पे बहुत अच्छा कटाई का कारीगरी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी एक्सलेंट क्वालिटी स्टील, मतलब उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली इस्पात के कारण। ऑप्शन नंबर डी स्टैच्यू ऑफ बुद्धा ऑन टॉप, शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। तो कुतुब मीनार के पास मेहरौली पिलर है, वो क्यों फेमस है आपको बताना है। तो आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? तो आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। याद रखना है कि कुतुब मीनार के पास कुतुब मीनार के पास दिल्ली में ही कुतुब मीनार के पास मेहरौली पिलर है। और यह क्यों फेमस है? उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले इस्पात के कारण। यहाँ पे जंग नहीं लगता है, आपको पता है इसमें ये जो आपका मेहरौली पिलर है इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो याद रखना है कुतुब मीनार के पास स्थित है मेहरौली पिलर। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता वाली इस्पात से बनाया गया है और यहाँ पे जंग नहीं लगता है मेहरौली पिलर में। ठीक है, समझ में आया? तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में इसका निर्माण हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत में आपको पता होगा स्थापत्य कला में बहुत सारा सवाल बनता है। तो आपसे पूछेगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? तो आप बताइएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया, फटाफट बताएंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया। और ये कहाँ पे है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप बताइए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सवाल पूछता है कि तुर्कों द्वारा निर्मित पहला स्थापत्य कला कौन सा था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तुर्कों द्वारा निर्मित पहला स्थापत्य कला का उदाहरण भारत में कौन था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। तो याद रखना है ऐबक के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ से क्या याद रखना है? कुतुब मीनार आप जानते हैं, कुतुब मीनार का नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा आप याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार का नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, याद रखेंगे। अब देखिए इल्तुतमिश के द्वारा भी बहुत सारा स्थापत्य कला किया गया था। जैसे आपको याद रखना है अभी जो हम लोग पढ़े मेहरौली में जो लोह स्तंभ है जिसे कहा जाता है गंधक की बावली। ठीक है, गंधक की बावली भी इसे कहा जाता है। तो ये किसने बनाया? तो याद रखना है गंधक की बावली मेहरौली दिल्ली में है। कहाँ पे है? मेहरौली दिल्ली में है। तो गंधक की बावली मेहरौली दिल्ली में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। तो पूछेगा गंधक की बावली किसके द्वारा बनाया गया, या फिर बोलेगा आयरन पिलर किसके द्वारा बनाया गया? लहरौली, ऐसे बोलेगा महरौली में जो आयरन पिलर है किसने बनाया? तो याद रखिएगा महरौली में जो आयरन पिलर है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, आपको पता होगा। तो याद रखिएगा कि गंधक की बावली मेहरौली दिल्ली में है, या फिर इसे मेहरौली का आयरन पिलर कहा जाता है। तो मेहरौली का आयरन पिलर किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनवाया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एक सवाल कि निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है? तो निज़ामुद्दीन औलिया जी का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। किसके समय में बना था निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा? बताएंगे निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? निज़ामुद्दीन औलिया जी का मकबरा। तो निज़ामुद्दीन औलिया जी का मकबरा दिल्ली में है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बना था। ठीक है, और आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था भारत? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्न बतूता। तो याद रखना है इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ठीक है, इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को या अफ्रीका का यात्री था, याद रखिएगा। तो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका के यात्री थे, याद रखिएगा। और याद रखना है इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम था रहला। ठीक है,
याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि अच्छी क्वालिटी के इस्पात से बना हुआ है मेहरौली पिलर, जिसके कारण ये फेमस है। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार के पास स्थित है मेहरौली पिलर। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का इस्पात के साथ बना हुआ है, उच्च गुणवत्ता वाली इस्पात के कारण यह फेमस है। ठीक है, अगला सवाल, खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई, ठीक है, किस वर्ष के मतलब किन किन महीनों में किया जाता है? तो आंसर करेंगे खरीफ फसल को कब बोया जाता है और खरीफ फसल को कब काटा जाता है। आपको दोनों बताना है, खरीफ की फसल को कब बोया जाता है और खरीफ की फसल को कब काटा जाता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो खरीफ का फसल होता है उसको हम लोग, वो जो खरीफ का जो फसल होता है उसको ज़्यादा बारिश का आवश्यकता होता है ना, ज़्यादा बारिश का आवश्यकता होता है खरीफ फसल को। तो खरीफ फसल जो होता है वर्षाकालीन फसल होता है। ये आपको बस माइंड में याद रखना है कि खरीफ फसल जो होता है वर्षाकालीन फसल होता है। खरीफ फसल जो होता है वर्षाकालीन फसल होता है। अब आप आंसर कीजिए, दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। खरीफ फसल जो होता है वर्षाकालीन फसल होता है। ठीक है, खरीफ फसल जो होता है वर्षाकालीन फसल होता है, याद रखिएगा। और खरीफ फसल की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, खरीफ फसल वर्षाकाल की फसल होती है। खरीफ फसलों को सबसे अधिक लाभ दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ठीक है, और खरीफ फसल जून से जुलाई में बोया जाता है और काटा कब जाएगा? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, देखिए वर्षाकालीन फसल है तो जनवरी से मार्च में वर्षा तो नहीं होगा, ठंडा रहता है जनवरी में, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। फरवरी अप्रैल भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? सितंबर अक्टूबर। आप गेस भी कर सकते हैं अगर आपको याद रहेगा कि खरीफ फसल वर्षाकालीन फसल है, तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। जनवरी ठंडा का सीजन होता है, जनवरी फरवरी में ठंडा ही रहता, तो होगा नहीं आपका आंसर, है ना, क्योंकि वर्षाकालीन फसल इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो इसको कब काटा जाता है? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो फिर से बता रहे हैं, याद रखना है खरीफ फसल जो होता है कब काटा जाएगा? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अब थोड़ा अच्छे से देखिए, आपसे पूछेगा खरीफ फसल, तो खरीफ फसल आपको याद रखना है कि वर्षाकालीन फसल है और खरीफ फसलों को सबसे अधिक फायदा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के कारण होता है। खरीफ फसल को सबसे अधिक फायदा दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के कारण होता है। वर्षाकालीन फसल है खरीफ फसल, याद रखना है पहला चीज़। दूसरा, कब बोया जाता है? आपको याद रखना है बोया कब जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है। जे आपको बताया है ना, जून जुलाई में बोया जाता है, जून टू जुलाई। जे याद रख सकते हैं, जून जुलाई में बोया जाता है ना, जे से जून, जे से जुलाई। तो कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर में। काटा कब जाता है? सितंबर से अक्टूबर में। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि खरीफ फसल वर्षाकालीन फसल होती है। खरीफ फसलों को जून से जुलाई में बोया जाता है और खरीफ फसलों को सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, याद रखेंगे। अब खरीफ फसल का उदाहरण आपको याद रखना है। खरीफ फसल का उदाहरण बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो चावल क्या है? सबसे पहले तो चावल आप जानते हैं, धान जो है खरीफ फसल है, धान जो है खरीफ फसल है। इसके अलावा आपको याद रखना है कपास, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, कपास क्या है? खरीफ फसल है। तंबाकू क्या है? तंबाकू खरीफ फसल है। ठीक है, तो याद रखना है धान, कपास, तंबाकू क्या है? खरीफ फसल है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं सोयाबीन, सोयाबीन क्या है? सोयाबीन भी खरीफ फसल है। सोयाबीन क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, याद रखिएगा सोयाबीन खरीफ फसल है। ज्वार, ज्वार जो है खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ फसल है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, तंबाकू, कपास, धान क्या है? खरीफ फसल है, याद रखिएगा। और रबी फसल क्या होता है? तो रबी फसल शीतकालीन फसल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बस माइंड में यही रखना है याद कि रबी जो है शीतकालीन फसल है। ठीक है, शीतकालीन फसल है, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो रबी जो है शीतकालीन फसल है। तो ये बोया कब जाता है और काटा कब जाता है? आप दिमाग लगाइए, शीतकालीन फसल है तो ये बोया कब जाता होगा और काटा कब जाता है? ठीक है, तो याद रखना है रबी की फसल जो है शीतकालीन फसल है, यानी ठंडा में ये बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। समझ में आया? अक्टूबर टू नवंबर में बोया जाएगा। याद रखना है कि रबी फसल जो है शीतकालीन फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ये कौन सा फसल? रबी फसल। और काटा कब जाता है? तो अप्रैल मई में काटा जाता है। समझ में आया? अप्रैल मई में काटा जाता है। तो याद रखिएगा कि रबी फसल शीतकालीन फसल होती है। रबी फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई तक काटा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और रबी फसल का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे, रबी फसल का एग्जाम्पल तो आपको पता होगा, गेहूं सबसे ज़्यादा पूछता है। गेहूं क्या है? रबी फसल है, सभी को पता होगा गेहूं रबी है और चावल खरीफ है।
ठीक है, गेहूं रबी फसल, जौ रबी फसल, मटर जो है रबी फसल, चना रबी फसल, सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसों आपको याद रखना है, सरसों जो है रबी फसल का उदाहरण होगा, सरसों है रबी फसल, आलू है रबी फसल, ठीक है, आलू जो है रबी फसल, तो याद रखना है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू क्या है, कुछ प्रमुख रबी फसल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, खरीफ की फसल की कटाई किस वर्ष के महीनों में की जाती है। तो आप जानते हैं कि खरीफ फसल जो है वर्षाकालीन फसल है और खरीफ फसलों को जून से जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट, इनमें से सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट कौन उत्पन्न करता है। तो आंसर कीजिएगा इनमें से सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट कौन उत्पन्न करता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, आंसर करेंगे इनमें सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट कौन उत्पन्न करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, यानी उत्पादन उद्योग जो है सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करेगा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है उत्पादन उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, याद कीजिएगा। अब यहां से न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है। भारत का सभी को पता होगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम है तारापुर। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, याद रखना है तारापुर। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, याद रखिएगा तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो याद रखना है कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में, शॉर्ट में लिखेंगे कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में है, जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो रॉ से रावत भाटा, रॉ से राजस्थान। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो क से कैगा, क से कर्नाटक। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो याद रखना है कर्नाटक में है कैगा परमाणु विद्युत गृह। अगर आपसे पूछे काकरापाड़ा कहाँ पे है, काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो याद रखना है काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। तो याद रखिएगा काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तो काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है, याद रखिएगा। और कल्पकम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में है। कल्पकम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और जैतपुर परमाणु विद्युत गृह पूछेगा, जैतपुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से सवाल पूछता है, इसलिए आपको बता दिए, क्योंकि 8-10 इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कैगा कर्नाटक, काकरापाड़ा गुजरात, कल्पकम तमिलनाडु, जैतपुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, कुडनकुलम तमिलनाडु, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करेगा, ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग जो होता है सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। आपको बताना है इनमें से कौन सा मछली है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे आंसर, तो आंसर कीजिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मछली है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मछली है आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सालमन। याद रखना है सालमन क्या है, सालमन मछली है। ठीक है, सालमन जो है मछली है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सालमन। सालमन एक मछली है, आपको याद रखना है सालमन मछली है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। तो आंसर कीजिएगा, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। द डिस्कनेक्टेड लाइंस ड्रॉन ऑन ए मैप फॉर शोविंग स्लोप। ठीक है, तो किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। तो आंसर कीजिए, आंसर क्या हो सकता है।
तो आपका सही आंसर होगा हैच्यूर। याद रखिएगा, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाओं को हैच्यूर कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाओं को हैच्यूर कहा जाता है, याद रखेंगे। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है जैसे आइसोहेलाइन क्या होता है। ठीक है, आइसोहेलाइन क्या होता है, आसान होता है एकदम, बहुत ही है। आइसोहेलाइन क्या है, तो याद रखना है आइसोहेलाइन क्या होता है, तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। तो समान लवण वाले स्थानों को मिलाता है आइसोहेलाइन रेखा। समझ में आया, हेलाइन मतलब समझ में आ गया कि आपको लवण होता है। ठीक है, हेलोजन मतलब लवण का उत्पादन करने वाला, तो वहां से याद रख सकते हैं। समान लवण वाले स्थानों को, समान लवण वाले स्थानों को आइसोहेलाइन कहा जाएगा, है ना। समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, याद रखिएगा, समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन रेखा कहा जाता है। एकदम आसान है। इसके अलावा पूछेगा आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, समदाब रेखा। हिंदी तो और आसान है, अगर हिंदी लिख दिया तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, समदाब रेखाएं लिखा रहेगा। तो आइसोबार या समदाब रेखाएं क्या होता है, तो याद रखिएगा समान वायुदाब, याद रखिएगा समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, आइसोबार्स कहलाती है। तो याद रखना है समान वायुदाब वाले रेखा, समान वायुदाब वाले स्थान। ठीक है, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, आइसोबार रेखा कहा जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। अब पूछेगा आइसोबैथ्स। आइसोबैथ्स क्या होता है, समगहरी रेखा, हिंदी में इसको कहा जाता है। तो आइसोबैथ्स क्या होता है, समान गहराई, याद रखना है समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबैथ्स कहा जाता है। समान गहराई वाले रेखाओं को या समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको याद भी नहीं रखना है कि मिलाने वाला रेखा सबको पता है, खाली याद रखना आइसोबैथ्स क्या होता है, समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, यानी समान गहराई होता है आइसोबैथ्स का मतलब। ठीक है, तो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोबैथ्स कहा जाता है, याद रखिएगा। तो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबैथ्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है आइसोहाइप्स। आइसोहाइप्स लाइन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोहाइप्स लाइन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्च रेखा। अब तो ये समझ में आ गया समुच्च रेखा क्या होता है, समुच्च मतलब समान ऊंचाई। तो हिंदी बहुत आसान है लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है। ठीक है, आइसोहाइप लाइन पूछेगा तो आपको याद रखना है आइसोहाइप लाइन का मतलब होता है समुच्च रेखा। समुच्च रेखा मतलब, समुच्च मतलब क्या, समान ऊंचाई। तो आपसे पूछेगा समुच्च रेखा क्या होता है, तो आप आराम से आंसर कर देंगे कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समुच्च रेखा कहा जाता है। तो इंग्लिश में आपको याद रखना है आइसोहाइप लाइन। ठीक है, समान ऊंचाई वाले रेखाओं को मिलाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, आइसोहाइप कहा जाता है। ठीक है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को या बिंदु को, ठीक है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा या फिर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोहाइप कहा जाता है। समझ में आया, कुल मिला के बस ये याद रखना है आइसोहाइप का मतलब होता है समोच्च यानी समान ऊंचाई। ठीक है, तो आइसोहाइप लाइन क्या हो गया, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप रेखा कहा जाता है, याद रखेंगे। तो बहुत आसान होता है। जैसे आइसोथर्म पूछेगा तो थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है ना। आइसोथर्म, थर्म का मतलब होता है तापमान, तो आइसोथर्म क्या हो गया, समताप रेखा। बस हिंदी में याद रखना है आइसोथर्म का मतलब होता है समताप रेखा। ठीक है, तो मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाओं को आइसोथर्म या समताप रेखा कहा जाता है। समझ में आया, तो आइसोथर्म मतलब हो गया समताप रेखा। आइसोहेल पूछेगा, बस हिंदी में आपको ये इसका अर्थ याद रखना है। आइसोहेल का मतलब क्या होता है, समधूप रेखा। समझ में आया, पूछेगा आइसोहेल क्या है, तो समधूप रेखा। ठीक है, तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसको आइसोहेल रेखा, आइसोहेल लाइन कहा जाता है, यानी समधूप रेखा कहा जाता है। समझ में आया, तो आइसोहेल लाइन का मतलब होता है समधूप रेखा, यानी जहाँ पे धूप समान होता है उस रेखा को हम लोग आइसोहेल रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाओं को हैच्यूर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे।
अगला सवाल, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह से दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। तो आंसर कीजिएगा, उन भू आकृतियों को क्या कहा जाता है जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। ऑप्शन देख के तो एकदम आसान हो गया है क्वेश्चन, ऑप्शन देख के तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर डेफिनेशन पूछ देता तो बहुत बच्चों को पता नहीं होता, है ना। तो बताना है उस भू आकृति को क्या कहा जाता है जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनते हैं तथा जिनके कारण एक सतह से दूसरी सतह, मतलब एक सतह जो है दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। तो आपका आंसर होगा रिफ्ट वैली या विभ्रंश घाटी। आंसर क्या होगा? रिफ्ट वैली या इसे भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, भ्रंश घाटी होता क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है, आपसे पूछेगा रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है, किस बल के कारण रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण, लिख लीजिएगा तनाव मूलक बल के कारण, ठीक है। तनाव मूलक बल के कारण जो है रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, तनाव मूलक बल के कारण, ठीक है। तनाव मूलक बल के कारण जब दो समांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इस प्रकार से बनी निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। तो तनाव मूलक बल के कारण, याद रखिएगा तनाव मूलक बल के कारण जब दो समांतर, ठीक है, जब दो समांतर भ्रंशों के बीच, जब दो समांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है, बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो उससे क्या होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। बस यही चीज़ है, धंस जाता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। समझ में आया? तो याद रखना है तनाव मूलक बल के कारण जब दो समांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो उससे क्या होता है? रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ठीक है। और क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे भ्रंश लिखा हुआ रहेगा तो हिंट आपको वहीं मिल जाएगा कि भ्रंश लिखा हुआ है तो भ्रंश घाटी होगा, रिफ्ट वैली होगा, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, आपसे पूछेगा कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो भारत में आप जानते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है कहाँ से होकर गुजरती है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो याद रखेंगे रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है, ठीक है। रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है यूरोप में राइन नदी जो है, यूरोप में राइन नदी घाटी जो है, यह भी यूरोप में राइन नदी घाटी जो है वो भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नील नदी की घाटी जो है वो भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका में है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, याद रखिएगा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। तो अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहाँ पे है तो अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, नाम है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? रिफ्ट वैली। तो याद रखिएगा उन भू आकृतियों को रिफ्ट वैली कहा जाता है जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण, पृथ्वी में तनाव के कारण बनती है और जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चले जाता है, यानी धंस जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, याद रखेगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन देखिए लिखा है यू आकार की घाटी, ठीक है। यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी और हैंगिंग वैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आकार की घाटी क्या होता है? तो आपको याद रखना है भी आकार की घाटी क्या होता है? तो आपको याद रखना है नदियों के अपरदन के कारण, नदी के अपरदन के कारण भी कुछ मिट्टी का कुछ जमीन का निर्माण होता है, कुछ स्थलाकृति का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि नदियों की धाराएं चट्टानों आदि से टकराती है और पठारों मैदानों से होते हुए अलग अलग मार्गों पर पहुंचती है, जिसके कारण अनेक प्रकार का स्थलाकृति बनता है। जैसे मान लीजिए नदी है और नदी का पानी जा रहा है तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा? अपने साथ बहुत सारा मिट्टी वगैरह को बहा के लाएगा, जिसके कारण क्या करेगा? वो अलग अलग प्रकार के जगह का निर्माण करेगा। कहीं इस प्रकार का जगह होगा, कहीं ऐसा जगह हो जाएगा, कहीं ऐसा जगह हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह क्या होता है, कहीं पे भी आकार का
जमीन हो जाता है, जमीन का आकार इस तरह का हो जाएगा, जमीन का जो आकार होगा भी आकार का हो जाएगा, तो कहीं यू आकार का हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि नदी की धाराएं चट्टानों आदि से टकराते हुए पठारों मैदानों से होते हुए अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हुए बहती है, जिसके कारण अलग अलग जगह पर वो क्या करता है, अलग अलग स्थान का निर्माण करता है, अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण करता है। ठीक है, तो नदियों में अपर्दन के कारण याद रखना है, नदियों के अपर्दनात्मक स्थलाकृति के रूप में भी आकार का निर्माण होता है। तो भी आकार की जो घाटी होती है, ठीक है, ये क्या है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, याद रखेंगे। भी आकार की घाटी का निर्माण नदियां अपने युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन के माध्यम से करती है। इस प्रक्रिया में दीवारों की का जो ढाल होता है वो तीव्र और उत्तल होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना है भी आकार की घाटी को गॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एग्जाम में हो सकता है पूछ दे गॉज का निर्माण कैसे होता है, हम नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में आपसे पूछेगा ऐसे कि गॉज का निर्माण क्यों होता है, गॉज का निर्माण क्यों होता है, तब आप आंसर क्या कीजिएगा, एकदम सिंपल सवाल था, गॉज का निर्माण कैसे होता है, गॉज या भी आकार की स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है, भी आकार की स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ें, ठीक है, कि नदी जो है इधर से उधर बहती है, तो नदी क्या करती है, अपर्दन के कारण इस प्रकार के जमीन का निर्माण करती है। तो बस याद रखना है नदियों के अपर्दन के कारण, समझ में आया, नदियों के अपर्दन के कारण नदी जो है पानी बहाती है तो अपने साथ कादा वगैरह कीचड़ वगैरह भी लेके जाती है ना, तो नदियों के अपर्दन के कारण याद रखना है, नदियों के अपर्दन के कारण भी आकार के स्थलाकृति या गॉज का निर्माण होता है। ठीक है, तो बस यही याद रखना है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति में क्या क्या होगा, तो भी आकार की घाटी होगा जिसको गॉज कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, गोखुर झील का निर्माण भी होता है, आपको पता होगा गोखुर झील क्यों बनता है, तो गोखुर झील जो है ये भी नदियों के अपर्दनात्मक प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ऑप्शन में क्या था, यू आकार की घाटी, तो ये भी पूछता है यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता है तो बताएं यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, आंसर कीजिएगा, यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ यू आकार की घाटी। ठीक है, तो इसको आपको याद क्या रखना है कि हिमनदों के द्वारा लंबवत अपर्दन से निर्मित घाटी को यू आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है किनारे पर खड़े ढाल वाला होता है और तली इसका सपाट और चौरस होता है। मतलब कुल मिला के इसका निर्माण क्यों होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कि हिम नदियों के द्वारा लंबवत अपर्दन के कारण, समझ में आया, मतलब अपर्दन के कारण आपको याद रखना है। ठीक है, लंबवत अपर्दन के कारण, ठीक है, अपर्दन के कारण, ठीक है, अपर्दन से निर्मित घाटी। ठीक है, समझ में आया, तो याद रखना है हिम नदियों के द्वारा लंबवत अपर्दन से निर्मित घाटी जो होता है उसको यू आकार की घाटी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि यू आकार की घाटी का निर्माण क्यों होता है, तो हिम नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है उसी से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। एक और ऑप्शन है हैंगिंग वैली को कहा जाता है लटकती घाटी। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि लटकती घाटी का निर्माण क्यों होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, भी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल सा सवाल है, अपर्दनात्मक प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए पूछा है लटकती घाटी हैंगिंग वैली, तो याद रखिएगा मुख्य हिमनद घाटी में जब कोई सहायक हिमनद आकर मिलती है तो सहायक घाटी के तल अधिक ऊंचे होते हैं। इस प्रकार सहायक हिमनद की घाटी जो है लटकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ऐसी घाटियों को लटकती घाटी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे आपका आंसर होगा उन भू आकृतियों को विभ्रंश घाटी कहा जाता है जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह जो है दूसरी सतह से नीचे चली जाती है, धंस जाती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करें ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सिंपल सा सवाल है, आंसर करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो आंसर करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपको बताना है। आप जानते हैं कि धमनी जो होता है वो क्या करता है, तो वैसी रुधिर वाहिनियां जो हृदय से ब्लड को शरीर के अलग अलग भागों तक ले जाता है उसे हम लोग आर्टरीज कहते हैं या फिर धमनी कहते हैं। तो धमनी जो होता है प्योर ब्लड को कैरी करता है, धमनी जो होता है शुद्ध रक्त को कैरी करता है। तो अब आपको यहाँ पे आंसर करना है, आंसर करेंगे
मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इतना आसान सवाल है और आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। आंसर करेंगे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा महाधमनी सही आंसर होगा। याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, एरोटा याद रखेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा? महाधमनी के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ से याद रखना है धमनी के बारे में, ठीक है। पूछेगा धमनी क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। किस तरह का ब्लड को ले जाता है? प्योर ब्लड को कैरी करता है। धमनी जो होता है प्योर ब्लड कैरी करता है। प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। किस प्रकार का ब्लड ले जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। धमनी जो होता है प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। तो अगर आपसे पूछेगा धमनी में किस प्रकार का ब्लड प्रवाहित होता है, तो धमनी में प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है किधर से किधर ब्लड जाता है धमनी के थ्रू, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना हार्ट से ब्लड जो है शरीर के अलग अलग अंगों में जाता है, ठीक है। हार्ट से शरीर के अलग अलग अंगों में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, हार्ट से शरीर के अलग अलग अंगों में ब्लड फ्लो करता है। हार्ट से शरीर के अलग अलग अंगों में, ठीक है, अंगों की तरफ। समझ में आया? तो ये चीज़ को याद रखना है। पूछेगा आपसे कि धमनी जो है किधर से किधर फ्लो करता है, तो आपको याद रखना है धमनी में ब्लड किधर से किधर फ्लो करेगा, तो धमनी के थ्रू ब्लड जो होता है हार्ट से होते हुए शरीर के अलग अलग भागों तक फैलता है। तो याद रखिएगा वैसा रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय से ब्लड को शरीर के अलग अलग भागों तक ले जाता है, उन्हें हम लोग आर्टरीज या धमनी कहते हैं। आर्टरीज या धमनी जो होता है प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इसका एक अपवाद होता है, सभी को पता ही होगा। इसका अपवाद क्या होता है? पल्मोनरी। जहाँ पे पल्मोनरी आ गया वो अपवाद हो गया, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, पता ही होगा। तो अगर आपसे पूछेगा तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है ना पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ये उल्टा काम करेगा, ये अपवाद होता है, तो ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, ठीक है। तो पल्मोनरी आ गया मतलब ये उल्टा काम करेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? अशुद्ध रक्त को ले जाता है, जबकि धमनी जो होता है शुद्ध रक्त को ले जाता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? तो याद रखिएगा आर्टरी जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है अशुद्ध रक्त को ले जाता है। जैसे आपको पता है वेन के बारे में, आप देखिए आपको पता है वेन जो होता है ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ये क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को ले जाता है ना। वेन जो होता है, वेंस जो होता है ये इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। सिरा जो होता है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को प्रवाहित करता है। लेकिन इसका उल्टा ये क्या करेगा? शुद्ध रक्त को प्रवाहित करेगा, आपका पल्मोनरी, ठीक है। जबकि ये जो पल्मोनरी वेन पूरा नाम दिया है ये क्या करेगा? प्योर ब्लड को कैरी करता है, यानी ये उल्टा काम करता है। सभी को पता होगा, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। प्योर ब्लड प्रवाहित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि पल्मोनरी आ गया मतलब वो उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि सिरा जो होता है वो क्या करता है? तो वैसी रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को हृदय की ओर ले जाती है उसे सिराएं कहते हैं, ठीक है। वैसी रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को हृदय की ओर वापस ले जाती है उसे सिराएं कहते हैं। सिराएं जो होता है इम्प्योर ब्लड को यानी अशुद्ध रक्त को कैरी करने का काम करता है। जिसका अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी धमनी है एरोटा, जिसे महाधमनी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी है एरोटा, जिसे महाधमनी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछे अगर सबसे बड़ी हड्डी, तो आप जानते हैं सबसे बड़ी हड्डी थाई बोन होता है, पता होगा। जांग की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी हड्डी, नाम क्या है? कान में होता है सबसे छोटा हड्डी, है ना। तो सबसे छोटी बोन का नाम आपको बताना है। सबसे छोटी बोन, सबसे बड़ी बोन थाई बोन और सबसे छोटी बोन स्टेपिस। याद रखना है स्टेपिस जो है कान में होता है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। और ये कहाँ होता है? तो कान में। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस जो कि कान में होती है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आप जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर जो है हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि, आंसर कीजिएगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, कौन सी है?
तो आपको बताना है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे सबसे बड़ी धमनी पूछेगा तो आप जानते हैं एरोटा जो है सबसे बड़ी धमनी है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा सीरा पूछेगा, सबसे बड़ा सीरा, सबसे बड़ा सीरा कौन सा है, तो पता है आपको, बताएंगे सबसे बड़ा सीरा कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा सीरा है इन्फेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा। सबसे बड़ा सीरा कौन सा है, इन्फेरियर वेना कोवा, ठीक है, या वेना केवा। तो याद रखना है सबसे बड़ा सीरा कौन सा है, तो इन्फेरियर वेना कोवा सबसे बड़ा सीरा है, याद रखिएगा। इन्फेरियर वेना कोवा सबसे बड़ा सीरा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछ सकता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हार्ट, याद रखिएगा। हृदय जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सॉरी, हृदय जो है शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। अगर आपसे पूछे सबसे व्यस्त अंग हृदय, लेकिन सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो सबसे बड़ा अंग आपको पता होगा, बहुत आसान है। आप बताइएगा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, स्किन। तो याद रखना है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा। और सबसे व्यस्त अंग हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, याद रखेंगे। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, यूडियोमीटर किसका मापन करता है, तो आंसर करेंगे यूडियोमीटर किसका मापन करता है, तो आंसर करेंगे यूडियोमीटर किसका मापन करता है। वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर, आपको पता है बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है, और बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरेसेली के द्वारा किया गया था, है ना। तो आपको बताना है, यहाँ पे पूछा है यूडियोमीटर, यूडियोमीटर किसको मापता है आपको बताना है, ठीक है। बैरोमीटर सभी जानते हैं, बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरेसेले ने किया है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। यहाँ पे आपको बताना है यूडियोमीटर किसका मापन करता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका, डी होगा या सी होगा, बताइए। यूडियोमीटर किसका मापन करता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो गैसों के आयतन को मापता है यूडियोमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, गैस के आयतन को मापता है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर क्या करता है, तो गैसों के आयतन को मापता है यूडियोमीटर, याद रखेंगे, ठीक है। तो यूडियोमीटर वॉल्यूम ऑफ गैसेस यानी गैसों के आयतन को मापता है यूडियोमीटर, याद रखिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्राकर से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान आसान ही है, थोड़ा सा पढ़िए आंसर आ जाएगा। पूछा है राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्राकर से राज्य सरकार को सौंप सकता है। इन विच वे द प्रेसिडेंट कैन असाइन, कैन होगा वहां पे, कैन असाइन एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए अपने विवेक से, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार के परामर्श से, ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, ठीक है। अब देखिए सब कुछ के लिए मुख्य न्यायाधीश जी के पास तो जा नहीं सकता है आदमी ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब अपना दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखना है राष्ट्रपति सरकार का कोई भी कार्य, ठीक है, राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार को सौंप सकता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई काम जो है राष्ट्रपति जो है संघ सरकार का कोई काम राज्य सरकार को सौंपना चाहती है, लेकिन अगर राज्य सरकार के पास वो एबिलिटी है करने का, तब तो समझ में आ रहा है राज्य सरकार उसको करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, तो उससे परामर्श लेगा उसके बाद। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार का परामर्श लेना पड़ता है कि हाँ राज्य सरकार इंटरेस्टेड है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का कोई काम है, बीजेपी का कोई योजना है, ठीक है, बीजेपी का कोई योजना है मान लीजिए, तो अब राष्ट्रपति क्या है, बीजेपी का उस योजना को किसी राज्य के द्वारा करवाना चाहती है, लेकिन अब वो जो राज्य है वो दूसरा, वहाँ पे दूसरा पार्टी का सरकार चल रहा है, तो वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, समझ में आया। इसलिए उसके परामर्श लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर समझ में आया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार को कब सौंपेगा, राज्य सरकार से परामर्श लेकर, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पता है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में है? पता है आपको राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है, तो याद रखना है राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। तो अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद 53। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में डिस्कस किया गया है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं अनुच्छेद 53 में कहा गया है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल होना चाहिए, आपको पता है राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर कीजिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान सवाल है, आंसर करेंगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? फटाफट आंसर कीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कहाँ की गई थी, कब किया गया था, ये सारा आपको बताना है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई और किसके द्वारा, यानी किनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। कहाँ? 1875 में बम्बई में। याद रखना है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के और लौटों का नारा दिया था, याद रखिएगा। और आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी, याद रखेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछे सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। और आपसे पूछता है, एक और सवाल पूछता है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखिएगा आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, याद रखेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही सवाल था। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को अप्रिशिएट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।